तो दोस्तों फाइनली पैरानॉर्मल एक्टिविटी सीरीज के लास्ट 2 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन आ गई है। 5th पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको स्केरी नाइट्स इन हिंदी चैनल पर मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू वॉच इट एज वेल। लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है पैरानॉर्मल एक्टिविटी गोस्ट डायमेंशन, जो कि इस सीरीज का 6th पार्ट है, जो कि 2015 में रिलीज किया गया था, जिसको डायरेक्ट किया है ग्रेगरी प्लॉटकिन ने। अगर आपने इस फिल्म के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं देन मेक श्योर यू वॉच देम एज वेल। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इन मूवीज को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी डब्ड वर्जन में, तो आपको बस जियो सिनेमा ऐप में उनको सर्च करना है, वहां पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के बदले में सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कर देना ताकि आप तक वीडियोस जल्दी से जल्दी आएंगी। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां पर आप फर्दर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी 3 के एंड वाले सीन को दिखाते हुए, यानी कि 1988 वाले मोमेंट को दिखाते हुए, जहां पर ग्रैंडमा लुइस अपनी शक्तियों की मदद से डेनिस को जान से मार देती है। जिसके बाद में वो, क्रिस्टी और केटी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां पर उनको केंट नामक एक व्यक्ति मिलता है, जो कि उन दोनों को टोबी के बारे में बताता है कि वो टोबी को कई और नामों से जानता है, और ग्रैंडमा लुइस भी टोबी को काफी टाइम से जानती है। ग्रैंडमा लुइस का ये कहना था कि शुरू में तो उसके लिए ये सब थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अब उसको ये पता चल गया है कि इट वॉज वर्थ इट। केंट इस पूरे कवन का ट्रेनर लगता है, क्योंकि वो क्रिस्टी और केटी को बोलता है कि क्रिस्टी बड़े होकर एक बेबी बॉय को जन्म देगी और केटी अपनी बहन की मदद करेगी, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा है, जिससे उसको इस कवन को संभालना होगा। केंट का ये भी कहना था कि उनके जैसी एक और लड़की है जिसको उनके पास आना होगा, और कई सारे ऐसे बच्चों को उनको एकत्रित करना होगा फॉर सम इविल पर्पस। अब यहाँ पर बच्चियां भूली थी और उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जिससे वो इस चीज के लिए मान जाती हैं। खैर अब मूवी 1988 से हटकर सीधा 2013 सेंटा रोजा में आ जाती है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं। पिता रायन, माँ एमिली, उनकी बेटी लीला जो कि 8 साल की है, उसका अंकल माइक जो कि एक ब्रेकअप के बाद उनके घर में 2 हफ्तों के लिए रहने आ जाता है, जिससे रायन और एमिली दोनों परेशान हो जाते हैं। और आखिर में आती है उनकी फ्रेंड स्काइलर। मैन शी इज हॉट। अब घर के अंदर क्रिसमस फेस्टिवल का माहौल था, तो ये सब घर के अंदर लाइट्स लगा रहे थे, जिस दौरान रायन को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसको 1988 वाली VHS टेप्स मिलती है, इंक्लूडिंग ए बिग कैमरा। लीला अब एक एंजल की मूर्ति को क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा देती है और रायन इस कैमरा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है, बट वो कुछ स्ट्रेंज से पार्टिकल्स को हवा में उड़ता हुआ इस कैमरे के जरिए देखता है। नेकेड आई से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, बट ये कैमरा वियर्ड चीजें पिकअप कर पा रहा था। अब रायन इन पार्टिकल्स को छूता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो अंडर वाटर में है। अब दोस्तों इस कैमरा के बारे में कुछ खास बात ये थी कि इसके अंदर नॉर्मल कैमरा से ज्यादा पिक्चर ट्यूब्स थी, लाइक 6 पिक्चर ट्यूब्स, और इसकी फोकस रिंग्स भी बहुत सारी थी, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फोकस रिंग थी जिसके बारे में रायन को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये है क्या। अब लीला घर के अंदर किसी से बात करने लगती है जो कि उसके जस्ट बगल में ही था। रायन को इस कैमरे से फिर से उसके बगल में कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं, और ये वही सेम चीज है, यानी कि बच्चों से डीमन का बात करना। रायन और माइक VHS टेप्स को चलाकर देखते हैं, जहां पर उनको डेनिस और जूली नजर आते हैं। देन सडनली हमको केंट, क्रिस्टी और केटी को ट्रेन करते हुए दिखता है कि क्रिस्टी को वो ये बता रहा था कि लेट हिम शो यू, और उसके जरिए तुम ये देखो कि क्या दिखाई देता है। और तभी अचानक से वो लीला के रूम को डिस्क्राइब करती है एज इफ कि वो 1988 की टाइमलाइन से 2013 के वक्त को देख पा रही थी विद द हेल्प ऑफ ए डीमन। तभी अचानक से केंट क्रिस्टी उन रिकॉर्डिंग्स में ये पूछता है कि क्या तुम उसको देख पा रही हो, तो क्रिस्टी हाँ बोलती है, मीनिंग की रायन को। अचानक से ही क्रिस्टी का चेहरा पूरा ब्लू हो जाता है विद ब्लैक आईज, और रायन के घर की लाइट्स चली जाती हैं। तो दोस्तों जो VHS टेप्स और कैमरा रायन को मिला है उसके जरिए 1988 के बाद की टाइमलाइंस 2013 से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर माइक स्काइलर पर लाइन मारता हुआ नजर आता है एज उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था एंड स्काइलर वॉज वेरी हॉट। इवन वो भी उसकी फ्लर्टिंग में साथ दे रही थी।
खैर अब स्काइलर और माइक एक रात अल्कोहल पीने के लिए बाहर गार्डन में जाते हैं तो स्काइलर को पूल के पास में एक एंटिटी भागती हुई नजर आती है और जब वो झाड़ियों के पास में उसको ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर उसको लीला मिलती है जिसको वो घर के अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि लीला जहाँ पर थी वहाँ पर उनको कई सारे होली क्रॉसेस और लॉकेट्स मिलते हैं जिनको लीला ने वहाँ पर दबाने की कोशिश की थी। उसी रात अब रायन एक चीज को नोटिस करता है कि लीला बाथरूम में मिरर के सामने ब्लडी मैरी रिवर्स ऑर्डर में बोल रही है और शीशे पर उसका खून भी लगा हुआ है। जैसे ही रायन उसको रूम के अंदर ले जाता है तो हम ये देखते हैं कि मिरर के अंदर कोई अनसीन फोर्स आती है जो कि उसको क्रैक कर देती है। उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि 8 साल की बच्ची कैसे इस गेम के बारे में जान सकती है और वो भी उसको रिवर्स ऑर्डर में बोलना विद ब्लड ऑन हर हैंड। रायन को गार्डन में एक स्ट्रेंज सी चीज दिखती है, वहाँ पर क्रिस्टी और केटी 1987 लिखा हुआ था जिससे वो समझ जाता है कि इस घर में पहले वो रहा करती थी। थोड़ा सा सर्च करने पर उनको अंदाजा लगता है कि ये पूरी जगह 1992 में जलकर राख हो गई थी और कोई भी डेड बॉडीज रिकवर्ड नहीं हुई थी। इनफैक्ट पूरी फैमिली ही डिसअपियर हो गई थी इंक्लूडिंग केटी एंड क्रिस्टी। रायन एमिली को ये सब बताता है लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करती जो कि इन फिल्म्स में नॉर्मल सी बात है। बट रायन एमिली से एक परमिशन लेता है कि वो पूरे घर के अंदर कैमरा इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए वो मान जाती है। अब लीला के अंदर इतने ज्यादा बदलाव होने लगते हैं कि उसने अपने स्कूल के अंदर एक बच्चे को काट लिया था जिसके चलते एमिली को उसको स्कूल लेने जाना पड़ता है। अब फर्स्ट नाइट में हम एक ब्लैक स्पिरिट को लीला के बेड के पास में देखते हैं और जब स्काइलर लीला के रूम में जाती है तो उसको किसी के होने का वहाँ पर एहसास होता है बट वो लीला को सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे रायन ये देखता है और लीला से पूछने पर वो ये बताती है कि वो अपने फ्रेंड टोबी से बात कर रही थी जो कि उसके लिए स्ट्रेंज था क्योंकि उसने 1988 की टेप में क्रिस्टी को भी टोबी का नाम लेते हुए सुना था। इन टेप्स की टाइमलाइन काफी अजीब सी थी जैसे इस ग्रुप ने उनको पर्पसफुली एडिट किया हो। एक तरफ क्रिस्टी केटी की कहानी और दूसरी तरफ 1988 के बाद आने वाले सालों में कैसे केंट ने उन दोनों को ट्रेन किया था। उसी रात अब माइक और रायन इस कैमरा के अंदर से किसी ब्लैक शैडो को लीला के रूम के अंदर जाता हुआ देखते हैं और रूम के अंदर जाते ही रायन को डराते हुए टोबी भागता है और इस बार वो उसकी शक्ल को कैप्चर कर लेते हैं जिसको देखकर वो ये समझ जाते हैं कि ये कोई इविल स्पिरिट है यानी कि कोई डीमन है। लीला को अब टोबी फिर से रात में उठा देता है और लीला नीचे जाती है और गैस को टर्न ऑन कर देती है ताकि वो बाइबल को जला सके। अब एमिली को इस चीज की स्मेल आती है तो वो नीचे जाकर लीला को पकड़ती है। क्रिसमस ट्री के ऊपर से एंजल भी खुद पे खुद नीचे गिर जाती है और बाइबल भी खुद पे खुद गिरती है जिसको वो नेक्स्ट डे स्काइलर के साथ में डिस्कस करती है। इस मोमेंट तक उन दोनों को भी यकीन होने लगा था कि हाँ घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। रायन और एमिली अब लीला को टोबी से बात करने के लिए मना कर देते हैं जिसके चलते वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो टोबी से बात नहीं करेगी। मीनवाइल रायन और माइक VHS टेप्स को चेक कर ही रहे थे तो उसमें क्रिस्टी और केटी किसी और ही औरत को अपनी माँ बता रहे थे और वो मिल्क बाथ का कोई रिचुअल कर रहे थे लेकिन उस मिल्क को एक ट्रायंगल के बीच में डाला जा रहा था केटी के द्वारा। खैर क्रिस्टी और केटी केंट को ये बताती है कि उनको एक सपना आया था कि उनकी कोई दूसरी माँ है जो कि सीढ़ियों से गिरकर मारी गई है जो कि जूली का रेफरेंस है। मैंने आपको बताया था ना कि ये विचेस ब्रेन वॉश किया करती थी तो केंट और बाकी सब क्रिस्टी और केटी का ब्रेन वॉश इतने सालों से करते आ रहे थे और यही तो रीजन था कि बड़े होने के बावजूद भी क्रिस्टी और केटी को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब फोर्थ नाइट में हम रायन और माइक को फिर से टेप्स को चेक करते हुए देखते हैं जहां पर क्रिस्टी फिर से अपने विजन्स को केंट को बता रही थी। अब जिस रूम के बारे में वो बता रही थी उसी एग्जैक्ट रूम में रायन और माइक खड़े हुए थे। हद तो तब हो जाती है जब क्रिस्टी ये तक बता देती है कि इस रूम में 2 भाई खड़े हुए हैं और माइक और रायन भाई थे। अब अचानक से ही वहाँ पर लीला आ जाती है और वो ये बोलती है कि उसको नींद नहीं आ रही है। रायन उसको गोद में उठा लेता है और तभी लीला छींक मार देती है। माइक तभी एक चीज को वीडियो में रिकॉर्ड होता हुआ देख लेता है जिस मोमेंट पर लीला ने छींक मारी थी उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर केटी और क्रिस्टी ने ब्लेस यू कहा था। आई मीन ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। तो यहाँ पर ये बात तो साबित हो गई है कि 1988 की टाइमलाइन और 2013 की टाइमलाइन किसी चीज से जुड़ी हुई है और इस डीमन का लीला से कुछ ना कुछ लेना देना है। रायन अब काफी डीप तरह से रिसर्च करता है और नोटिस करता है कि लीला ने अपने बेड के पास में कुछ स्ट्रेंज से सिंबल्स बना रखे हैं। वो जाकर इन चीजों को एमिली को दिखाता है कि ये सारे सिंबल्स VHS टेप्स में भी क्रिस्टी और केटी के घर में भी थे।
और ये सिंबल्स कुछ और नहीं बल्कि टाइम पोर्टल्स को ओपन करने के लिए थे, जैसा कि आपने पार्ट 5 में देख ही लिया होगा। और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 3 में क्रिस्टी की पेंटिंग में कुछ सिंबल्स थे जिनको मैंने कहा था कि मैं आपको पार्ट 6 में समझाऊंगा। तो ये सिंबल्स डिफरेंट टाइम में जाने के पोर्टल्स को ओपन करने के लिए था। और मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रेंज सिंबल्स जो हैं वो इस घर के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, तभी तो डीमन और 1988 की क्रिस्टी और केटी यहाँ पर सब कुछ देख पा रही थी। इनफैक्ट पार्ट 5 में भी क्रिस्टी और केटी इसी कारण से जेसी को दिखाई दी थी। अब एमिली तो ये सब सुनकर और देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये सब उसके साथ हो क्यों रहा था, पर तभी अचानक से उनको लीला के रूम से फ्लूट बजने की आवाज आने लगती है। वहाँ जाकर देखने पर लीला विंडो के सामने खड़ी होकर फ्लूट बजा रही थी और एक बहुत ही स्ट्रेंज सा म्यूजिक था। अब जैसे ही एमिली वो फ्लूट लेती है तो लीला कुछ ब्लैक वॉमिट जैसा करती है। लीला ये बताती है कि वो उसको ले जाएगा। तभी वहाँ पर हॉलवे में रायन को कैमरा में एक सेंटा खड़ा हुआ दिखता है जिसको एमिली नहीं देख पाती, बट वो उस कैमरा से उसको देख पा रहा था और बस पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। एमिली लीला के रूम में जाती है और विंडो के पास खड़ी होती है तो अचानक से ये डीमन टोबी वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वीडियो को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रायन और एमिली लीला के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थे तो वो फादर टॉड को घर में बुलाते हैं, जो कि लीला के रूम में जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट लीला कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ पर हमको हंटर का नाम भी लिखा हुआ नजर आता है, तो मतलब यहाँ पर हंटर का भी जिक्र होने वाला है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना। फादर लीला के सर पर होली वाटर के साथ में होली क्रॉस बनाते हैं, जिससे लीला पहले तो हंसती है लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो फादर पर गुर्राती है और उन पर हमला कर देती है, जिससे वो उनके घर से तो चले जाते हैं लेकिन वो ये कहकर जाते हैं कि वो उसका सोल्यूशन लेकर वापस जरूर लौटेंगे। अब VHS टेप्स में रायन को एक और चीज दिखती है कि इन टेप्स की रिकॉर्डिंग हाल ही में की गई थी, यानी कि उनके इस घर में शिफ्ट होने से 3 दिन पहले, जहाँ पर इस कल्ट का ट्रेनर केंट ये बोल रहा है कि ये एंट्री पॉइंट अच्छा रहेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यानी कि ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। एक और स्ट्रेंज बात निकल कर आती है कि एमिली को जिस एजेंट ने इस घर को बेचा था उसका नाम था केटी। एजेंसी में केटी के बारे में पूछने पर उनको ये पता चलता है कि ऐसी कोई भी एजेंट उनके साथ कभी भी काम नहीं किया करती थी और इस घर को उन्होंने काफी ज्यादा सस्ते में खरीदा था, जिसके चलते वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये बहुत तगड़ी प्लानिंग है। अब रायन और एमिली लीला के रूम में उस रात सोते हैं तो टोबी उन पर हमला करता है और नीचे माइक के पास एक बड़ी सी शैडो नजर आती है, जिससे बचने के लिए रायन और माइक किचन में छुप जाते हैं, बट तभी टोबी किचन को तहस नहस कर देता है, एज इफ कि ये डीमन काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। अब नेक्स्ट डे VHS टेप्स के अंदर फिर से रायन को एक चीज नजर आती है कि कैसे ग्रैंडमा लुइस ने डेनिस को जान से मार दिया है। वो इस चीज को एमिली को दिखाता है तो वो पुलिस को ये सब बताने को और दिखाने को बोलती है, जिसके चलते वो मान जाता है और माइक के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि लीला के रूम के अंदर टोबी है, जो कि अब काफी ज्यादा हद तक अपने असली रूप में आने लगा था। वो लीला को किसी तरह से बचाती है और फिर वो दोनों रेस्ट करते हैं। मीनवाइल ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे लेकिन एक टेप को यहीं पर भूल गए थे, जिसको लेने के लिए वो वापस आते हैं, बट पुलिस स्टेशन में माइक को एक मिसिंग किड का पोस्टर मिलता है जो कि था हंटर का, जिसको केटी कई सालों पहले लेकर भाग गई थी। अब रायन सभी को एक शॉकिंग चीज दिखाता है कि हंटर 1992 में केंट के साथ में खड़ा हुआ है, जो कि प्रैक्टिकली होना इम्पॉसिबल था क्योंकि हंटर का डेट ऑफ बर्थ तो 6 जून 2005 था, तो वो कैसे 1992 के समय में हो सकता था। तो दोस्तों पार्ट 4 में हंटर को इसी तरह से टाइम पोर्टल के जरिए 1992 में ले जाया गया था। उसके अलावा तो इस चीज की कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। अब यहाँ पर रायन का ये कहना था कि हो सकता है कि लीला को भी वो लोग 1992 में ले जाना चाहते हैं क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ भी 6 जून 2005 है। अब उसी रात हम ये देखते हैं कि लीला के बेड के पास में जो मार्किंग्स है वहाँ की वॉल टूट जाती है और लीला उस टनल के जरिए कहीं जाती है और फिर वापस आ जाती है, जिसके चलते सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर थी, तो वो ये बताती है कि आई एम गोइंग टू सेट हिम फ्री डैडी। आई मीन क्वाइट क्रीपी। हाँ, रायन और एमिली लीला को लेकर अब होटल में चले जाते हैं और घर पर थे बस स्काइलर और माइक, जहाँ पर स्काइलर को लीला के रूम से किसी गोट की पेंटिंग मिलती है जिसके हेड पर 7 आंखें बनी हुई थी। अब स्काइलर रायन के स्टडी रूम में
जाती है जहाँ पर उसको सेम फोटो दिखती है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब यहाँ पर हमको बुक ऑफ रेवलेशन के कुछ चैप्टर्स और वर्सेस के बारे में बताया जाता है कि स्लेन लैम्ब विल बी यूज्ड अगेंस्ट गॉड फॉर द ब्लड ऑफ द चोजन वंस विल टेंट इट एंड हेल्प गिव लाइफ टू द वन ऑफ द 7 प्रिंसेस ऑफ हेल। ईच प्रिंस शैल रिटर्न थ्रू द ब्लड ऑफ द 2 बॉर्न ऑफ द सेम मून। जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लीला और हंटर के खून का इस्तेमाल होगा ल्यूसीफर को जिंदा करने के लिए। जी हाँ, ये डीमन ल्यूसीफर है। और यहाँ पर गोट के चेहरे के अंदर 7 आंखों का मतलब है 7 प्रिंस ऑफ हेल, यानी कि ये जो 7 डीमंस हैं या फिर 7 प्रिंस ऑफ हेल हैं वो फॉलन एंजल्स हैं जिनको गॉड ने सजा के रूप में हेल में भेज दिया था। नाउ दे वांट टू रूल ऑन अर्थ एंड वॉक ऑन इट। और ये जो 7 डीमंस हैं इनको धरती पर लाने के लिए 14 बच्चों की जरूरत पड़ेगी जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा 6 जून 2005। अब अचानक से ही माइक और स्काइलर ये देखते हैं कि लीला अपने रूम में आ गई है और सिंबल्स बनी हुई वॉल को अपने हाथों से ही कुरेद रही है जिससे उसकी उंगलियां घायल हो जाती हैं। अब फादर टॉड को बुलाया जाता है जहां रायन उसको ये बताता है कि वो 10 मिनट के लिए बाहर गए थे और लीला 6 माइल्स दूर होटल से घर में कैसे आ गई वो नहीं जानते। फादर टॉड बोलते हैं कि इस घर में एग्जॉर्सिज्म नहीं चाहिए बल्कि एक्सटर्मिनेशन चाहिए क्योंकि लीला पजेस्ड नहीं है बल्कि उसको किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वो बताते हैं कि लीला और हंटर 6th डे 6th मंथ और 6th ईयर में पैदा हुए हैं, यानी कि 666 जो कि डीमन का नंबर है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 6th ईयर कैसे, तो 2000 ईयर जो है वो पहला साल माना जाएगा और ये एंशिएंट टाइम के कैलेंडर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये विचेस वही मानती हैं। खैर फादर का ये कहना था कि ये विचेस जो हैं यानी कि मिडवाइफ्स वो इस धरती पर इन डीमंस को एक फिजिकल बॉडी के अंदर में चलता हुआ देखना चाहती हैं। अब इनका प्लान ये था कि ये की ऑफ सोलोमन को ड्रॉ करेंगे और लीला को बेट की तरह इस्तेमाल करके इस डीमन को नर्क में वापस भेजेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लीला की आंखें अचानक से ही काली हो जाती हैं और तभी वो ये कहती है कि टोबी को सब पता है। अचानक से ही घर की लाइट चली जाती है और फादर टॉड को ये डीमन जान से मार देता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म की 2 एंडिंग्स होती हैं, एक तो वो जो कि थिएटर में सबको दिखाई गई थी और दूसरी वो जो कि अनरेटेड फिल्म में होती है यानी कि डायरेक्टर्स कट। तो सबसे पहले हम लोग थिएट्रिकल एंडिंग को जान लेते हैं। तो अचानक से ही घर के मेन गेट से एक पोर्टल खुलता है जहाँ से ये डीमन आता है और लीला को पकड़ने की कोशिश में इस की ऑफ सोलोमन में फंस जाता है, जिसके चलते एमिली बाइबल के वर्सेस को रीड करती है और डीमन हेल में वापस चला गया है ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन ये डीमन स्काइलर को पजेस कर लेता है और फिर एक एसिड जैसी चीज माइक के मुंह पर स्काइलर फेंक देती है जिससे वो और माइक दोनों मर जाते हैं। इसी बीच लीला अपने रूम में भाग जाती है और उसी टनल से 1992 में पहुंच जाती है जिस दौरान ये डीमन रायन को जान से मार देता है और एमिली लीला के पीछे 1992 में जूली के घर में पहुंच जाती है जहां पर उसको क्रिस्टी और केटी मिलती है जो कि उससे ये कहती है कि ही इज रियल नाउ और वो बहुत लेट हो चुकी है। वो उसको बता देती है कि लीला कहां पर है, बट तभी लीला वहां पर एमिली से ये कहती है कि उनको बस थोड़ा सा ही खून चाहिए था और टोबी अब जिंदा हो गया है। तभी अचानक से ही हम टोबी को एक फिजिकल बॉडी में आता हुआ देखते हैं, हालांकि हमको बस उसके पैर दिखाए जाते हैं। वो एमिली को जान से मार देता है और फिर लीला का हाथ पकड़ के कैमरा को तोड़ देता है। अब बात करें अनरेटेड एंडिंग की तो एमिली बाइबल के वर्सेस को पूरा कर देती है और टोबी को बैक टू हेल भेज दिया जाता है। अब 4 महीने के बाद में हम ये देखते हैं कि रायन ने न्यू घर में शिफ्ट किया है जहां पर उसको एक VHS टेप दिखती है जिस पर लिखा हुआ था KK&L बेडरूम, जो कि केटी क्रिस्टी लीला या फिर केटी क्रिस्टी ग्रैंडमा लुइस हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर लीला वाला केस ज्यादा लग रहा है। रायन अब गुस्से में आकर इस टेप को तोड़ देता है ताकि फिर से टाइम ट्रेवल ना हो, बट तभी हम देखते हैं कि वहां पर लीला क्रिस्टी और केटी के साथ में हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी और वो ये बोलती है कि लुक मॉमी माय फ्रेंड्स आर हियर। अब अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि एमिली प्रेग्नेंट है और लीला की बर्थडे पार्टी चल रही है। अब तभी रायन उससे ये पूछता है कि वो भाई चाहती है या फिर बहन, तो वो बोलती है अ बेबी बॉय, जो कि मेरे ख्याल से पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4 से रॉबी हो सकता है, जिसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा था कि वो है कौन। अब तभी हम इस कल्ट के ट्रेनर केंट को वहां पर देखते हैं जो कि इस बर्थडे पार्टी में है और वो लीला को उठाकर खुश होता हुआ नजर आता है और सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर एमिली के वॉर्म में रॉबी कैसे हो सकता है, क्योंकि इस चीज के बारे में तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सब जो मैं आपको बताऊंगा वो एक अनरेटेड वर्जन के हिसाब से है। तो विकिपीडिया के अंदर ऐसा लिखा गया है कि ये फिल्म जो है वो पार्ट 4 का सीक्वल है, जिसके अंदर में पार्ट 3 के भी कुछ इवेंट्स हैं। तो अगर ये पार्ट 4 से रिलेटेड है तो मेरे हिसाब से टाइम ट्रेवल के जरिए इन्होंने रॉबी को अपने साथ ले लिया होगा। इन्होंने एंड में टोबी को हराया नहीं था, बल्कि मेरे हिसाब से डीमन को पता चल गया होगा कि एमिली के पेट में रॉबी है, तो वो कुछ टाइम के लिए शांत हो गया ताकि वो रॉबी और हंटर के खून से जिंदा हो, क्योंकि उसके अलावा तो रॉबी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर आती। ये बस मेरा एक अजम्पशन है अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, क्योंकि वहाँ पर ऑल्टरनेट एंडिंग के बारे में लिखा है कि एमिली के पेट के अंदर रॉबी है। बट फिर एक बात और आती है कि वहाँ पर केटी क्रिस्टी का होना, देन उस बर्थडे पार्टी में केंट नामक व्यक्ति का भी होना, क्योंकि रायन ने तो उस व्यक्ति की शक्ल देखी थी, राइट, तो वो कैसे भूल सकता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर प्लॉट के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। और अगर हम थिएट्रिकल एंडिंग के हिसाब से जाएंगे तो टोबी जिंदा हो गया, यानी कि 7 प्रिंस ऑफ हेल में से एक, जिसको हम ल्यूसीफर मान सकते हैं, तो वो 1992 में जिंदा हो गया। तो अब ये इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 2006 में क्रिस्टी और केटी बड़ी हो गई है। 2006 के अंदर केटी ने क्रिस्टी को मार दिया, तो उससे क्या फ्यूचर चेंज नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर क्रिस्टी मर गई तो हंटर कैसे 1992 में पहुंच जाएगा? और फिर अगर प्रेजेंट क्रिस्टी मर गई तो वो 1992 में कैसे जिंदा थी? मेरे हिसाब से इन्होंने बिना मतलब लूप होल्स को कवर करने के लिए टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट निकाल दिया। 1992 में घर के अंदर आग कैसे लगी थी और ग्रैंडमा लुइस कहाँ पर है? क्या वो मर गई? और वो मरी तो मरी कैसे? केंट का क्या हुआ और वो यहाँ पर 2012 में कैसे आ गया, जबकि वो टेप्स के अंदर तो 1990s में क्रिस्टी और केटी के साथ में था? रायन को कैसे उसकी शक्ल याद नहीं थी? इनिशियली हमको मूवीज से ये समझ आया था कि ग्रैंडमा लुइस ने डीमन से डील की थी वेल्थ और हेल्थ के लिए, कि अगर उनकी ब्लड लाइन में कोई मेल होगा तो वो उसको सौंप देंगे। मूवी वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखते हुए इतने सारे पार्ट्स निकाल दिए गए, और प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो इन मूवीज ने बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस किया, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा डाउन होती चली गई। असल में बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स ने इनको डायरेक्ट किया और लूप होल्स को जोड़ने के चक्कर में कई सारे लूप होल्स और बन गए। अब कई लोग ये पूछ रहे थे कि पार्ट 3 में लैपटॉप कैसे आ गया था, तो मेरे हिसाब से ये एक लूप होल हो सकता है, या फिर एक टाइम ट्रेवल के जरिए लैपटॉप को वहां पर लाकर रखा गया होगा ताकि कवन के साइन को बच्चियों के रूम में रखा जा सके। इन फिल्म्स के अंदर बहुत ही ज्यादा लूप होल्स हैं जिनको फिल करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। लाइक एक फिल्म में दिखाया जाता है कि ये विचेस डीमन की आर्मी बना रही हैं, फिर नेक्स्ट मूवी में ये दिखाया जाता है कि हेल के 7 प्रिंस को जिंदा करना चाहती हैं। शुरू के मूवीज में ये दिखाया गया था कि ये बस ग्रैंडमा लुइस के फैमिली के मेल बॉन्ड को चाहते थे। मुझे लगता है कि इनको एली रे के बारे में एक पार्ट बनाना चाहिए था कि कैसे उसने इन विचेस के बारे में रिसर्च किया और ये सब। और दोस्तों, मेरी सारी उम्मीदें और डाउट्स इस सीरीज के 7th पार्ट में ही क्लियर हो सकती हैं। जी हाँ, एक 7th पार्ट भी है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। पहले तो गोस्ट डायमेंशन ही लास्ट पार्ट होने वाला था, लेकिन वो इतना हिट नहीं गया और उसने जवाब देने की जगह और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये जो डाउट्स हैं वो मुझे 7th पार्ट में ही क्लियर हो पाएंगे। और रॉबी वाली बात को सीरियसली ना लेना, मैंने बस वो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग और अनरेटेड एंडिंग के तहत बोला है। थिएट्रिकल एंडिंग अलग थी। नाउ लेट्स सी कि 7th पार्ट में क्या बताया जाएगा और कितने डाउट्स हमारे क्लियर करे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और 5th पार्ट को आप स्केरी नाइट्स इन हिंदी चैनल पर जाकर जरूर देखना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब हर एज वेल। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए